नॉलेज ऑन फिंगर्स में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हमारी पृथ्वी का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इकोलॉजी। ये एक मजेदार सफर होने वाला है, तो चलिए साथ में इसे समझते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम इकोलॉजी की एबीसी सीखेंगे, मतलब इसकी भाषा समझेंगे। फिर देखेंगे कि नेचर में एनर्जी का हिसाब किताब कैसे चलता है, जिसे हम मजे में एनर्जी टैक्स कह सकते हैं। उसके बाद उन जानवरों की रेड अलर्ट लिस्ट पर नजर डालेंगे जो खतरे में हैं। फिर देखेंगे कि प्रदूषण हमारे लिए कितना खतरनाक है, और आखिर में इस सब से निपटने के लिए दुनिया भर में क्या कदम उठाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा को समझना जरूरी होता है ना? इकोलॉजी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलिए सबसे पहले उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने हमें वो शब्द दिए जिनसे आज हम अपने प्लैनेट को बेहतर समझ पाते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है अर्नस्ट हैकेल का, जिन्होंने हमें शब्द दिया इकोलॉजी। इसका मतलब है जीवन के उस बड़े से उलझे हुए जाल की स्टडी। मतलब ये समझना कि कैसे हर एक जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, इस बड़ी सी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो ये सब होता कहाँ है? ये सारा एक्शन, ये सारी उठापटक? इसके लिए एजी टैंसले ने एक शब्द दिया, इकोसिस्टम। सोचिए, एक जंगल, एक तालाब, अरे एक पेड़ भी अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम हो सकता है। और इस इकोसिस्टम में रहने वाले अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस पूरी वैरायटी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। और इस शब्द को पॉपुलर बनाया महान ईओ विल्सन ने। यह शब्द अपने आप में धरती पर मौजूद करोड़ों तरह की जिंदगियों का एक जश्न है। तो अब जब हम बेसिक भाषा समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हर इकोसिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन नेचर का एक नियम है, हर लेवल पर एक फिक्स्ड टैक्स कटता ही कटता है। ये सब शुरू होता है फूड चेन से। देखिए, बहुत सिंपल है। पौधे सूरज से एनर्जी बनाते हैं। शाकाहारी जीव यानी हर्बीवोर्स इन पौधों को खाते हैं। फिर मांसाहारी यानी कार्निवोरस इन शाकाहारियों को खाते हैं। और सबसे ऊपर होते हैं टॉप शिकारी, जिनका कोई और शिकार नहीं करता। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। लिंडमैन का एक नियम है 10% रूल। ये कहता है कि हर लेवल से अगले लेवल पर सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है। जी हाँ, सिर्फ 10%। ये है नेचर का पक्का वाला एनर्जी टैक्स, जो हर ट्रांजैक्शन पर लगता है। तो सवाल उठता है, बाकी 90% एनर्जी का क्या हुआ? वो या तो गर्मी के रूप में उड़ जाती है, या फिर वो जीव उससे अपनी जिंदगी जीने, दौड़ने भागने में खर्च कर देता है। और यही वो टैक्स है जिसकी वजह से कोई भी फूड चेन हद से ज्यादा लंबी नहीं हो सकती, एनर्जी ही खत्म हो जाती है। इसी 10% रूल की वजह से एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है। लेकिन नंबर्स का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है। कैसे? जरा सोचिए, एक बड़े से पेड़ पर हजारों पक्षी और कीड़े मकोड़े रह सकते हैं। एक पेड़ और हजारों जीव, हो गया ना पिरामिड उल्टा। ठीक है, तो जब तक ये सिस्टम बैलेंस में है, सब बढ़िया है। लेकिन क्या होता है जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है? इसके लिए IUCN एक लिस्ट मेंटेन करता है, और सच कहूं तो ये लिस्ट हमें असलियत का आईना दिखाती है। IUCN, जिसे 1948 में बनाया गया था, ये दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो हमें बताती है कि हमारी प्रकृति किस हाल में है। 1964 से ये एक लिस्ट निकाल रहे हैं जिसका नाम है रेड डेटा लिस्ट। सीधी भाषा में कहें तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है कि कौन कौन सी प्रजातियां खतरे में हैं। इस लिस्ट में कई लेवल होते हैं, लेकिन जो थ्रेटेंड या संकटग्रस्त कैटेगरी है, उसमें 3 मुख्य लेवल हैं। वल्नरेबल यानी सुभेद्य, एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब घोर संकटग्रस्त। हर लेवल एक अलार्म की तरह है जो हमें जगाने की कोशिश कर रहा है। ये खतरा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए सिर्फ एक आंकड़ा ही काफी है। भारत में सफेद पीठ वाले गिद्धों की 99% आबादी, जी 99% आबादी कुछ ही सालों में खत्म हो गई। और वजह थी एक दवा, डिक्लोफेनाक, जो जानवरों को दी जाती थी। जब गिद्ध इन मरे हुए जानवरों को खाते थे तो उनकी किडनी फेल हो जाती थी। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे इंसान का एक छोटा सा एक्शन एक पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म कर सकता है और पूरे इकोसिस्टम को हिला सकता है।
अब खतरा सिर्फ जानवरों को ही नहीं है, हम इंसानों की एक्टिविटीज से जो प्रदूषण फैलता है उसका सीधा और बहुत बुरा असर हमारी अपनी सेहत पर भी पड़ता है। कुछ प्रदूषकों और बीमारियों के बीच तो सीधा सीधा और बहुत डरावना कनेक्शन है। जैसे मर्क्यूरी से होती है मिनामाता बीमारी, कैडमियम से इटाई और नाइट्रेट से छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये सब अदृश्य दुश्मन हैं जो पानी और खाने के जरिए हम तक पहुंचते हैं। और फिर एक है जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस हमारे खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और धीरे धीरे अंदर से ही दम घोंट देती है, इसीलिए ये इतनी खतरनाक है। औद्योगिक प्रदूषण कितना विनाशकारी हो सकता है, इसका सबसे भयानक उदाहरण हमें 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में देखने को मिला था। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हमें सोचने पर मजबूर किया। तो इन सब भयानक घटनाओं और बढ़ते खतरों को देखते हुए दुनिया भर के देशों ने मिलकर कुछ नियम और कानून बनाने की कोशिश की है, एक तरह से एक ग्लोबल रूल बुक बनाने की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे धीरे धीरे हम इस मुद्दे को लेकर जागरूक हुए। 1971 में रामसर कन्वेंशन से लेकर 2015 के पेरिस एग्रीमेंट तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक कई अहम कदम उठाए गए हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या ये काफी है? हाल के ज्यादातर समझौते जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों पर फोकस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये वो गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में एक कंबल की तरह गर्मी को कैद कर लेती हैं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं। और इन कोशिशों की जरूरत क्यों है, ये और भी साफ हो जाता है जब हम देखते हैं कि दांव पर क्या लगा है। अकेले भारत में ही दुनिया के 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से 4 हैं: हिमालय, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट और सोंडालैंड। ये वो अनमोल खजाने हैं जिन्हें हमें बचाना है। तो अब हम एक ऐसी मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास नियम भी हैं, कानून भी हैं और पिछले 50 सालों का अनुभव भी। लेकिन जैसे जैसे हमारे ग्रह पर दबाव बढ़ रहा है, असली सवाल ये है, क्या हमारे उठाए गए कदम हमारे ही पैदा किए हुए संकटों से ज्यादा तेज हो पाएंगे? इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।